Supervisor, please make me host. Shruti. Thank you. Hello students and sorry for the delay. थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, कंप्यूटर 2-3 बार रिस्टार्ट करना पड़ा, कुछ हैंग हो गया था, कुछ प्रॉब्लम था, आई डोंट नो व्हाट, सो इट टुक सम टाइम. बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड टुडे वी वर सपोज टू डिस्कस द एमसीक्यूज. और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो लोग व्हाट्सएप वगैरह पे मुझे क्वेरीज पूछते रहते हैं एंड आई यूज टू सॉल्व दैट क्वेरीज, बट स्टिल because we are meeting here, so I want you to bring your doubts and I'll solve your doubts so that other students can also understand those things. कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इतने दिनों में जो हम मिल नहीं पाए तो जिसमें डिस्कस करना था वो ये था. तो एक तो जस्ट अ मिनट, हु इज सृष्टि? रेज योर हैंड. श्रुति, supervisor, please raise your hand so that I can make you co-host and you can handle the meeting. Okay, so you are now co-host, so please take care of waiting room. Yeah. Yes, students. So first thing first, that your exam पहले कुछ डेट आया था 24-25 के आसपास का, अब आया है 1 फरवरी का. सो 1 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है एंड एमसीक्यू एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन है, 15 एमसीक्यूज आएंगे, 30 मार्क का पेपर होगा. यू नो एवरीथिंग दिस थिंग्स. ओके. अच्छा, कुछ बच्चे मेरे साथ पीडीएफ शेयर कर रहे हैं जो कॉलेज वाले ग्रुप में या कहीं से किसी कॉलेज वाले फ्रेंड से उन लोगों को मिल रहा है. सो वो सारी पीडीएफ गलत नहीं है, अच्छा है अगर वो पीडीएफ आप रेफर करते हो, लेकिन प्रायोरिटी में हम लोगों ने जो आपको पैम्पलेट दिया है उस पैम्पलेट को सबसे पहले रिफर करो, उस पैम्पलेट को पूरा खत्म करो. अगर उसमें कोई डाउट नहीं है, इफ यू आर सो क्लियर अबाउट दैट पैम्पलेट, तभी जाके आप फिर दूसरा कोई भी मटेरियल रिफर करो. बिकॉज हमारा पैम्पलेट जो है वो होल एंड सोल पैम्पलेट है. आपके पास जो पीडीएफ कॉलेज वाले ग्रुप में से आ रही है उसमें जो एमसीक्यूज है उसमें से 90% एमसीक्यूज आपको हमारे पैम्पलेट में डिट्टो मिल जाएंगे विद द सेम अमाउंट एंड सेम थिंग. ठीक है. तो अपना जो पैम्पलेट है वो पैम्पलेट कैसा है, तो पिछले कितने सारे सालों से, जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने सालों से, जब भी कॉलेज में प्रोफेसर एमसीक्यूज देते हैं तो वो एमसीक्यूज हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, प्लस जो भी आपके एग्जाम वगैरह होते हैं एवरी ईयर, उन एग्जाम के एमसीक्यूज जो है उन एमसीक्यूज को भी इस पैम्पलेट में हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. तो एवरी ईयर वी कीप एडिंग न्यू एमसीक्यूज. जब भी कॉलेज में कुछ नया एमसीक्यू वगैरह देते हैं तो हम लोग ऐड करते रहते हैं इसमें. सो हमारा जो पैम्पलेट है बहुत एग्जॉस्टिव पैम्पलेट है, बहुत सारे एमसीक्यूज है और सब कुछ कवर हो रहा है. सो मेक श्योर दैट यू कवर दिस पैम्पलेट फर्स्ट, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो कुछ और देखिए. ठीक है. दूसरी चीज मैंने पहले भी बोला था, बीच में भी बोला था, आज वापस से बोल रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स इज थ्योरी सब्जेक्ट, राइट. तो जो थियोरी हमारे पैम्पलेट में है, ठीक है, मैंने जो लिखवाया है वो नोट्स वगैरह तो है ही, वो तो है ही चीजें काम की, लेकिन जो पैम्पलेट में थियोरी है वो पैम्पलेट की थियोरी भी अच्छे से रीड करना. बट अब क्वेश्चन आएगा कि सर पैम्पलेट की थियोरी तो कितनी लंबी है, अब उसको कैसे याद रखे. तो याद नहीं रखना है आपको, उसको मेमोराइज नहीं करना है, बट एज अ मैगजीन उसको 4-5 बार पढ़ ले बिफोर गोइंग टू एग्जाम. मतलब आज से लेकर एग्जाम के डे तक ये जो आपके पास 10 दिन का टाइम है, इस 10 दिन में ये जो थियोरी है उसको 4-5 बार एटलीस्ट आपने रीड किया हुआ होना चाहिए. रीड करने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम. 1 घंटे में अपने दोनों यूनिट के जितने भी चैप्टर्स है उसकी जितने भी थियोरी है वो सारी थियोरी आप रीड कर सकते हो. और ये 2 घंटा अगर आपने 5 बार लगाया इसमें, तो आई कैन गारंटी यू कि वो जो 15 एमसीक्यूज आएंगे उसमें से ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एमसीक्यू विल बी सो क्लियर इन योर माइंड. आप बहुत कॉन्फिडेंस से उसके आंसर्स दे पाओगे. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड थियरी. इफ यू विल नॉट रीड थियरी, बहुत दिक्कत होने वाली है. स्टैटिस्टिक्स में एवरी ईयर होता है. अभी जो 15 मार्क का आपका टेस्ट है,
ये मान के चलिए कि 15 में से कम 10 मार्क का थियरी आएगा। अच्छा, वो होता ऐसा ही है, मतलब इट इज दैट वे ओनली। सॉरी। अक्सा इज सेइंग इन द चैट बॉक्स दैट कॉलेज में से ये बोला था फैकल्टी ने कि फर्स्ट यूनिट में से पूरा थियरी आएगा, सेकेंड यूनिट में से प्रैक्टिकल्स आएंगे, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल्स, राइट। सो मान लो आपका जो 15 एमसीक्यू, उसको हम लोग हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, 7.5 7.5 होता है, ठीक है। तो 7 मार्क के एमसीक्यूज फर्स्ट यूनिट में आएंगे, तो वो 7 मार्क तो कंफर्म थियोरी हो गया, क्योंकि वो तो थियरी है ही, ठीक है। बाकी के जो 7 मार्क के एमसीक्यूज हैं, उसमें से सेकेंड यूनिट में से भी कुछ तो थियरी पूछेंगे वो लोग, राइट। तो 2-3 एमसीक्यू और थियरी के मान के चलो, तो मतलब ये 15 में से 10 एमसीक्यूज मिनिमम थियरी के आएंगे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। और ये हर साल हमने देखा है। और इस इतना कहने के बाद भी एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चे रोते हुए आते हैं कि अरे सर, ये तो बहुत थियरी पूछा था। बेटा वही एक्सपेक्ट करो, और कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट कि भैया प्रैक्टिकल के एग्जांपल्स बहुत सारे आएंगे, नहीं आएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में जब आप आओगे, तो वहां पे अभी चांसेस है कि 10 की जगह पे शायद 8 एमसीक्यू आपके थियरी के पूछे जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारे यूनिट कैलकुलेटिव है। बट यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में पहला यूनिट पूरा थियरी है, तो उसके ऊपर थियरी के एमसीक्यूज ही आएंगे। अच्छा, ये भी मान के मत चलो कि फर्स्ट यूनिट में से सिर्फ थियरी आएगा, बिकॉज फर्स्ट यूनिट में चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 टेबुलेशन और वो फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल है, उन दोनों में एग्जाम्पल्स भी आते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको रीड करने हैं, उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि उसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं, मतलब एक दो एमसीक्यूज कैलकुलेटिव भी पूछ लेते हैं यूनिट 1 में से भी, ठीक है। और वो पूछेंगे कंफर्म, तो उसका भी प्रिपरेशन करके जाना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मैं पैम्पलेट में मार्क करवाता हूँ, वो आप मार्क कर लो। एंड वो टॉपिक 100% देख कर जाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर रेगुलर पैम्पलेट, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स वगैरह लिखे थे। एमसीक्यू वाला पैम्पलेट नहीं, एमसीक्यू वाले तो आप खुद से करोगे, बट जो रेगुलर पैम्पलेट है उसमें से कुछ चीजें, कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क करवा रहा हूँ, वो आपको करके जाना है। अच्छा, ऐसा कुछ मार्क करवाया था पहले मैंने, आई डोंट रिमेम्बर। कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था मैंने कि ये टॉपिक देख कर जाना, ये टॉपिक देख कर जाना, ऐसा कुछ करवाया है? कैन एनीवन टेल मी, ऐसा कुछ मार्क करवाया है पहले मैंने कुछ? ओके, ओके, ठीक है, चलिए। तो ओपन योर पैम्पलेट। आई एम ऑन यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर उस पे हूँ। उसमें इंट्रोडक्शन में बोल्ड में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डेटा डैश प्रेजेंटिंग डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा एंड टेक डिसीजन। तो उस पे अंडरलाइन करना ये पूरा टॉपिक, और उसके ऊपर वाली सेंटेंस में अंडरलाइन कर लेना प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो ये जो पूरा आपको दिया हुआ है, इट इज प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है, उसका प्रोसेस आपको समझाया है। एवरीवन रेडी? मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोग पैम्पलेट निकाल रहे हैं।
चलो 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आई थिंक एवरीवन इज रेडी। अभी भी ढूंढ रहा है। पैम्पलेट ऐसा कैसा खजाना था कि छुपा के रखा था, मिल नहीं रहा है। वेदांशी, व्हाई यू वांट मी टू शेयर द स्क्रीन? क्या शेयर करो स्क्रीन के ऊपर? भाई मड़ियू, कृति, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी भी नहीं मिल रहा है पैम्पलेट तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई कर लेना, ठीक है? चलिए। ओके, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करना 1749। अच्छा, ये सारी चीजें सिर्फ एमसीक्यू के रिलेटेड अंडरलाइन करवा रहा हूँ, जो थियोरेटिकल आंसर के रिलेटेड है वो अपने फाइनल एग्जाम के वक्त अंडरलाइन करवाएंगे। चलो जाने दो, जो इंपॉर्टेंट उतना अंडरलाइन करवाता हूँ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में सेकंड लाइन में अंडरलाइन करो साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अच्छा, मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं अभी आप लोगों को उतना ही अंडरलाइन करवा रहा हूं जितना एमसीक्यू के लिए रिलेटेड है, ठीक है? एमसीक्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही अंडरलाइन करवा रहा हूं, तो जितना अंडरलाइन करवा रहा हूं वो सारी चीजें आपको रीड करनी है। उसके नीचे की लाइन में ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको अंडरलाइन ज्यादा मतलब हाईलाइट करना है। उसमें लास्ट में लिखा हुआ है लैटिन वर्ड स्टेटस, आगे इटालियन वर्ड स्टेटिस्टिटा, स्टेटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक, ठीक है? तो एंड उसके बाद वाले सेंटेंस में पॉलिटिकल स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीन चीजें याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है? तो पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक का बोला जाता है, या जर्मन लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स का नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो ये आपको याद होना चाहिए, इसकी इसलिए बोल रहा हूं कि इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है? इसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन। अच्छा, ये मीनिंग एंड डेफिनेशन को मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसके ऊपर एक एमसीक्यू डेफिनेटली आएगा आएगा सिंगुलर प्लूरल के ऊपर। बहुत ज्यादा चांसेस है सिंगुलर प्लूरल के ऊपर एमसीक्यू आए। जस्ट अ मिनट। चलो इसमें देखो, प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस, उसमें आई एम ऑन सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में प्लूरल सेंस के बारे में समझाया गया है। प्लूरल सेंस किसने समझाया है? प्रोफेसर हॉरेस सेक्रिस्ट। उसके नीचे की लाइन में सिंगुलर सेंस किसने समझाया है? क्रॉक्सटन एंड काउडन, ठीक है? अच्छा, प्लूरल मतलब कि बहुवचन, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा को समझाने के लिए एक ही बंदा लगा, वो कैसा था? घोड़े जैसा था। कैसा था? घोड़े जैसा था। एक घोड़े जैसा बंदा इतना स्ट्रांग था कि एक अकेले बंदे ने एक ही चीज समझा दी, मतलब प्लूरल सेंस समझा दिया। लेकिन सिंगुलर एक सिंगल चीज होती है, उसको समझाने के लिए दो लोग लगे, क्रॉक्सटन एंड काउडन। तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, कि प्लूरल को समझाने के लिए एक ही बंदा लगा, घोड़े जैसा। घोड़े जैसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज हॉरेस, हॉर्स से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि घोड़े जैसा है। सो हॉरेस सेक्रिस्ट, एक ही बंदा था हॉरेस सेक्रिस्ट, जिसने प्लूरल सेंस समझा दिया। लेकिन सिंगुलर सेंस, सिंगल सेंस समझाने के लिए दो लोग लगे। कौन से दो लोग लगे?
क्रॉक्सटन और काउडन, दो लोग मिलकर सिंगुलर सेंस समझा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस। उसके नीचे क्रॉक्सटन एंड काउडन के नीचे एग्जैक्टली नीचे अंडरलाइन करो न्यूमेरिकल डेटा। प्लूरल प्लूरल सेंस के लिए अंडरलाइन करो न्यूमेरिकल डेटा। उसके नीचे वैसे ही बोल्ड में लिखा हुआ है लेकिन फिर भी अंडरलाइन करो स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल सेंस, प्लूरल मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेटा होते हैं, मेथड एक ही होती है। मैं वापस से समझा, इसको अलग तरीके से समझाता हूँ कि अगर मुझे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेट करने के लिए मेथड एक है, सिग्मा एक्सआई अपॉन एन, इट इज अ सिंगल मेथड। बट वो सिग्मा एक्सआई अपॉन एन बहुत सारे डेटा पे अप्लाई होता है, सो डेटा इज प्लूरल बट मेथड इज सिंगुलर। तो दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस कि व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा, डेटा मतलब प्लूरल, व्हेन वी टॉक अबाउट मेथड, मेथड इज सिंगुलर, ठीक है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स एज अ स्टैटिस्टिकल डेटा इज प्लूरल सेंस, उसके नीचे सिंगुलर सेंस, सिंगुलर फॉर्म लिखा हुआ है, उसी लाइन में लास्ट में डील्स विद द प्रिंसिपल्स, डिवाइसेस और स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और उसके नीचे की लाइन में हमने लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। तो सिंगुलर यानी कि अगर सिंगल की बात कर रहे हैं तो वो मेथड है, अगर डबल की, मेथड की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, लेकिन डेटा की बात करेंगे तो डेटा प्लूरल होगा, ठीक है। नाउ दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा एक और चीज है इसी पेज पे नीचे आपको स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल डेटा प्लूरल सेंस प्रोफेसर हॉरेस सेक्रिस्ट ने डेफिनेशन दिया है, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के रिलेटेड एक और चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत है। कौन सी चीज? सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज, आई डोंट नो आपको नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है या सेम पेज में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है द अबो डेफिनेशन सीम्स टू बी मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, मिला कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो याद रखना आपको इस तरीके से भी एमसीक्यू पूछते हैं कि हु गेव द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। इट वाज प्रोफेसर हॉरेस सेक्रिस्ट who gave the most comprehensive and exhaustive definition of statistics. तो ये याद रखना जरूरी है कि किसने दिया था ये डेफिनेशन, ठीक है। क्या डेफिनेशन था वो अभी जरूरत नहीं है, वो एक्सटर्नल एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, बट अभी ये याद रखना है कि किसने दिया था, कौन सा डेफिनेशन था जो सबसे ज्यादा अच्छा डेफिनेशन था। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स चालू हो रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसमें अभी मैं रिफर कर रहा हूं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट लाइन, दे शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें फर्स्ट लाइन में क्वालिटेटिव वर्ड्स मिला सबको, क्वालिटेटिव वर्ड्स, और उसके नीचे भी अंडरलाइन किया हुआ, मतलब बोल्ड में लिखा हुआ है, उसको भी अंडरलाइन कर लो, कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो क्वालिटेटिव वर्ड्स को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जा सकता, इट शुड बी न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी सुबह ही किसी बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, और उसमें चार ऑप्शंस दिए थे, चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस ऐसे थे जिसका आंसर न्यूमेरिकली आ रहा था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका आंसर वर्ड्स में था, मतलब इट वाज एन एट्रीब्यूट। तो वो चीज जिसका आंसर नंबर्स में नहीं आता, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ऑल्दो वी इन स्टैटिस्टिक्स वी डू डील विथ
नॉन न्यूमेरिकल थिंग्स जहां पे मीडियन यूज होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। बट फिर भी ऐसी चीजें कि जहां पे नंबर्स नहीं आते तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, वो देखो, एक दो पेज के बाद होगा। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन इकोनॉमिक्स के ऊपर वाला पैराग्राफ मिला सबको। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में थर्ड पैराग्राफ की बात कर रहा हूं। थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन जो है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कंप्राइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें आती है, वन है डिस्क्रिप्टिव और सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बस ये दो दो तीन बार आप रीड कर लोगे तो वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। इसको याद मतलब रट्टा मार के याद करने की जरूरत नहीं है इस चीज को। इसके बाद set from the first. Okay, now come on chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 पे फर्स्ट पैराग्राफ जो है, जहां पे समरी दिया हुआ एक्सप्लेन किया हुआ, उसमें फोर्थ लाइन में अंडरलाइन करो, द पर्सन हु कंडक्ट्स स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। चैप्टर नंबर 2 जहां से स्टार्ट हो रहा है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें फोर्थ लाइन में आप लोगों में शायद एक दो लाइन प्लस माइनस हो सकता है। द पर्सन हु कंडक्ट्स स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर आप लिख दो एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर भी बोलते हैं उसको। उसके बाद मतलब उसी लाइन में आगे सेम सेंटेंस अंडरलाइन करो, द पर्सन फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इज नोन एज रिस्पोंडेंट और इंफॉर्मेंट। ठीक है, इसका मीनिंग पूछ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा दो पॉइंट्स दिए गए हैं, मिला सबको? ठीक है, उसमें प्राइमरी डेटा में पूरा अंडरलाइन कर लो, द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फॉर इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज पर्पस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अच्छा, ये सेंटेंस फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं कि विच इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही सेकेंडरी डेटा में फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स बट यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर। इस तरीके से उसको अंडरलाइन करो
किसी और ने कलेक्ट किया है लेकिन यूज कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, देन इट इज सेकेंडरी डेटा। अच्छा, नीचे जो डिस्टिंक्शन दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये पूरा रेड करके जाना है। इसके ये जो 6 पॉइंट दिए हैं उसमें से एक दो एमसीक्यूज पूछ लेते हैं एवरी ईयर, सो वो 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मिला सबको, राइट? उसमें नीचे मेरिट्स दिए, सुटेबिलिटी एंड मेरिट्स, दो चीजें दी है, दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सुटेबिलिटी एंड मेरिट्स, ये दोनों चीजें रीड करके जानी है। दिस टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। मिला सबको? सुटेबिलिटी एंड मेरिट्स एंड ऑल्सो डीमेरिट्स। सेम वे इनडायरेक्ट और ओरल इन्वेस्टिगेशन जो है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी मेरिट, सुटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये तीन चीजें रीड करके जानी है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट उसमें नहीं है तो चलेगा। मेल क्वेश्चनर मेथड देखो, उसमें भी सुटेबिलिटी, मेरिट एंड डीमेरिट, की तीन चीजें करके जानी है। अच्छा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट थर्ड वाला टॉपिक था, उसमें भी सुटेबिलिटी, मेरिट, डीमेरिट है, उसको भी मार्क कर लो। एंड क्वेश्चनर सेंड थ्रू एन्यूमरेटर और शेड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर, उसमें भी शेड्यूल, सॉरी, सुटेबिलिटी, मेरिट एंड लिमिटेशंस, ये करके जाना है। प्लस नीचे रिमार्क दिया हुआ है, वो रिमार्क भी रीड करके जाना है। रिमार्क एक बार सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड करना है, सो दैट यू डोंट बफल इन द वर्ड्स। आपको वर्ड्स क्लियर रहे उसके लिए, वो एमसीक्यू के रिलेटेड नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू नीड टू नो दिस। अच्छा, ये अभी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा टॉपिक चल रहा है। एक टेबल दिया गया है, टेबल के नीचे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा दिया गया है, मिला सबको, राइट? तो ये सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जो है उसको एक बार रीड जरूर करना है। इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, बट अलग अलग सोर्सेज के बारे में बात किया गया है, सो यू शुड नो दिस सोर्सेज, बिकॉज इसके ऊपर भी कई बार एमसीक्यू पूछ लेते हैं, विच इज वेरी इजी काइंड ऑफ एमसीक्यू। अगर आपने ये रीड किया है, अगर रीड नहीं किया है तो नहीं समझ में आएगा। जैसे कि आपको पूछ ले के एनएसएसओ is the source of data, which kind of source of data, primary, secondary or none of the above। तो अगर आपने रीड किया होगा तो पता चलेगा कि अच्छा एनएसएसओ सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये एक बार रीड कर लेना। अच्छा, ये जो सोर्सेज ऑफ डेटा है उसके ऊपर एक टेबल दिया गया है, वो टेबल आपके लिए ही स्पेशल बनाकर दिया गया है, कॉलेज में नहीं देते इस चीज को। ये टेबल जो है, इस टेबल से आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प रहेगा। ये पूरा टेबल समराइज करता है सारी चीजों को, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट, इन्फॉर्मर, मेल क्वेश्चनर एंड शेड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर। वो सारी चीजों के जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन सबको एक ही टेबल में कवर किया है, सो दैट यू कैन कंपेयर एंड एमसीक्यू में ये चीज आपको हेल्प रहे। थर्ड चैप्टर, द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ द होल ईयर। उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें सेकंड लाइन में अंडरलाइन करो, द प्रोसेस अरेंजिंग द डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज इज टेक्निकली कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो एक बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग है इसका। इसका भी डेफिनेशन हॉरेस सेक्रेस्ट ने दिया है क्लासिफिकेशन का, और नीचे टटल ने भी डेफिनेशन दिया है, सो अंडरलाइन बोथ द डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस एक दो बार रीड करके जाने का, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, उसके नीचे अभी रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन है, वो टॉपिक जहां पे खत्म होता है, उसके बाद है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देयर आर 4 बेसिस: ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये 4 चीज आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज कई बार लोग क्या करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस फॉर क्लासिफिकेशन, और उसमें इन 4 में से कोई 3 चीज दी होगी और चौथा कुछ और ही लिखा होगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये 4 ही चीजें हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आएगी, ये चौथा जो है वो नहीं आएगा। सो दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। सो इस तरीके से भी आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। फिर जियोग्राफिकल तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्लेस बेस्ड है, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के बेस है। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम बेस्ड है, अगर लिखना है तो लिख दो क्रोनोलॉजिकल मतलब कि टाइम बेस्ड। वो डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम बेस्ड। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल है वो टाइम बेस्ड। क्वालिटेटिव जहां पे नंबर्स नहीं होते, क्वालिटी पे बात होती है, दैट इज क्वालिटेटिव, यानी कि अच्छा है, बुरा है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, आईक्यू ज्यादा है, तो दैट इज क्वालिटेटिव। एंड लास्ट इज क्वांटिटेटिव, जहां पे नंबर्स की बात करिए 1 2 3 4 5, सो दैट इज क्वांटिटेटिव। तो वो तो बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज वैसे तो बहुत इजी कंसेप्ट है, बट जब आप सब कुछ मिलाकर, 2 यूनिट मिलाकर जब एग्जाम में आप बैठते हो, तब ये चीज याद नहीं रहती। ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट? कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कब यूज होता है? तो इतना याद रखना, कंटिन्यूअस मतलब कि 1 से 2, 1.2 सेकेंड पॉइंट, जब व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1 एंड रीचिंग टू पॉइंट 2, तो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स मेरे आंसर में हो सकते हैं। जबकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में सिर्फ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आंसर आएगा, बीच के नंबर्स नहीं आएंगे। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इफ आई से कि व्हाट इज योर हाइट, आपकी हाइट क्या है, तो इट कैन बी 5 फीट, इट कैन बी 6 फीट, बट ऑल्सो इट कैन बी इन बिटवीन एनी नंबर। 5.35 फीट भी हो सकता है, 5.75 भी हो सकता है, तो वो डेसिमल में भी आंसर हो सकता है। दैट्स व्हाई व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0.5, व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 5 फीट एंड आई एम रीचिंग टू 6 फीट, तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं। दैट्स व्हाई माय कैलकुलेशन इज कंटिन्यूअस, आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट इफ आई से कि आपको कितने ब्रदर सिस्टर है, तो इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन नॉट बी मेरे तो 2.37 ब्रदर्स है, ये आंसर नहीं हो सकता। एंड दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आइदर योर आंसर विल बी 0.1 और 0.2, इन दोनों के बीच का आंसर नहीं हो सकता, तो दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से याद रखना, व्हेन आई से कंटिन्यूअस, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के अंदर वाले, बीच वाले जितने भी आंसर्स है वो सारे आंसर्स पॉसिबल है। बट व्हेन आई से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, तो या तो 0.1 आंसर होगा या तो 0.2 आंसर होगा, इन दोनों के बीच वाले आंसर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर पूछते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ वर्ड्स है, जैसे कि कंटिन्यूअस वेरिएशन इज फ्रैक्शनल, आंसर्स कैन बी फ्रैक्शनल, जबकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो आंसर्स विल बी इंटीग्रल ओनली। तो वो इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, ये वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए, तो इसको अच्छे से रीड भी करना और समझ भी लेना कि इन चीजों का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर 4। टेबुलेशन में भी टडल एंड सेक्रेस्ट ने डेफिनेशन दिया हुआ है। टेबुलेशन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, उसको उसको मार्क करो, उसके सारे टॉपिक आपको रीड करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन मतलब नॉट द डिटेल्स, बट यू शुड नो द हेडिंग्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या ऑब्जेक्टिव वो याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन, और इनमें से कोई 3 दिया होगा और चौथा बाहर से निकाल के दिया होगा। सो यू शुड नो कि अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है और ये वाला ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, तो दैट यू शुड नो। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ टेबल नंबर, एसेंशियल पार्ट, हाँ ये एसेंशियल पार्ट ऑफ टेबल जो है उसको भी काफी अच्छे से रीड करना है, इसके ऊपर काफी फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज देखे गए हैं। हाँ सुजल बोलो बेटा। मेरे में बहन है तो मेरी अटेंडेंस करवा देना 1% बैठ मोबाइल में, इसलिए। नहीं सुनाई दिया बेटा, बहुत आवाज कटी आपकी, वापस से रिपीट करो।
सुजल रिपीट करो वापस से, क्या बोला आप? मोबाइल बैठ नहीं इसलिए बोल रहा चैट में लिख दो ना बेटा, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो आप? ओके, सो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द टेबल, इसको डिटेल में भी रीड करना। इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं कई बार, बहुत फ्रीक्वेंटली देखा गया है कि एसेंशियल पार्ट्स ऑफ टेबल के ऊपर पूछा जाता है। इवन फाइनल एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अच्छे से रीड कर लेना। देन come at the last topic of the chapter, टाइप्स ऑफ टेबुलेशन। उसमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन, उसमें 1 वे 2 वे 3 वे टेबल होता है, एंड जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस टेबल, तो वो भी रीड कर लेना। मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको रट्टा मारो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ आइडिया ऑफ दिस थिंग। सो एटलीस्ट 2-3 बार उसको ध्यान से रीड कर लेना, ये चीज काम लगेगा, काम लग सकता है मे बी। ऑन चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग सिर्फ यूनिट 1 करेंगे। नेक्स्ट वीक का अपने पास एक और लेक्चर मिल रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग यूनिट 2 कवर करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें पॉइंट 1 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस, वो आप कर लेना। ओके सुजल, गॉट योर मैसेज। बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर फॉर्मेटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस एंड साइज ऑफ क्लास इंटरवल, फिर टाइप्स ऑफ क्लासेस, ये सारी चीजें 2-3 बार रीड कर लेना। आई एम नॉट सेइंग कि उसको रटा मारना, बट ये सारी चीजों में से अंदर अंदर से काफी सारे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं और वो लोग बनाकर पूछते भी। सो दैट्स व्हाई ये जो टॉपिक है उसको 2-3 बार अच्छे से रीड कर लेना। पूरा टॉपिक वो खत्म होता है पीछे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब चालू होता है तो उसके पहले ये खत्म होता है बाय द रेट के पास। ठीक है, ये पूरा 2-3 बार रीड कर लेना, इससे काफी कुछ पूछा जा सकता है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ जो है, ठीक है, उसके हेडिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला था कि इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ ग्राफ, और 3 इसमें से ले और एक चौथा कहीं और से निकाल कर रख सकते हैं। ये सक्षा। सर इसमें 2 डेफिनेशन है ना, ओपन एंड क्लासेस और अनइक्वल क्लासेस। वो हमारे पैम्पलेट में नहीं है, बट एमएसयू के उसमें दिया है और मैम ने वो आईएमपी टिक करा है। कौन सी सर दो उसका डेफिनेशन है ना, ओपन एंड क्लास और अनइक्वल क्लास। उसमें ओपन एंड क्लास का ऐसा लिखा है, इफ लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द अपर लिमिट्स ऑफ लास्ट क्लास आर नॉट स्पेसिफाइड। एंड अनइक्वल क्लास का क्लास हैविंग डिफरेंट क्लासेस। आई थिंक ये था अपने में, बट आई हैव टू सी, शायद से तो था ओपन एंड क्लोज है। आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर लीजिए ना, तो मैं बच्चों के साथ वापस से शेयर कर लूंगा वो चीज ओके करनी। ओके सर। ओके ओके, सो वी वर ऑन दिस एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ। उसके बाद रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, दैट्स ओके। लिमिटेशंस जो है उसको भी मार्क कर लेना, लिमिटेशंस आर इम्पोर्टेंट। स्केल फॉर अ ग्राफ, दैट्स ओके। टाइप ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ जो है उसको भी रीड कर लेना एक बार। और जो ग्राफ है, अच्छा ये एक चीज है कि जहां पे बच्चों को लगता है कि ग्राफ थोड़ी ना पूछेंगे हमें, एमसीक्यू में ग्राफ थोड़ी ना ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो लोग पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? तो क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करके दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस तरीके का ग्राफ है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बार चार्ट है या फिर लाइन चार्ट है या फिर ओजाइव ग्राफ है या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व है, कौन सा टाइप का ग्राफ है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसे पूछे हैं पास्ट में। एक या 2 साल ऐसा हुआ था जब ग्राफ ड्रॉ करके उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, तो वो आप रीड कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इतना है अपना यूनिट 1 का।
जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शन 1-2 मिनट अभी लूंगा, उसके बाद अपने चैप्टर टॉपिक लेक्चर एंड कर रहे हैं। आप लोगों को ऑलरेडी एमसीक्यू के पैम्पलेट मिल गए हैं। अगर किसी को नहीं मिला है तो गो टू योर ब्रांच एंड कलेक्ट इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पैम्पलेट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट वीक में जब हम लोग मिलेंगे तब एमसीक्यू के पैम्पलेट्स में से एमसीक्यूज रीड करके आना, सारे एमसीक्यूज खुद से सॉल्व करके रीड करके आना, उसमें जो भी डाउट डिफिकल्टी है वो लेकर आना। नेक्स्ट वीक में सबसे पहले मैं यूनिट 2 का जो इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन करवा दूंगा, और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो भी डाउट डिफिकल्टी है वो डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस लेक्चर में, काफी सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर होंगे उसमें, और काफी सारी नई नई चीजें भी जानने को मिलेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक जब हम लोग मिल रहे हैं तो आप एमसीक्यू सारे सॉल्व करके आओगे, उसमें जो भी डाउट्स वगैरह है उसको लिस्ट डाउन कर लिया होगा आपने, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछना मुझे। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि जब आप लोग मुझे मतलब व्हेन यू आर सॉल्विंग द एमसीक्यूज आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो डोंट मैसेज मी, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अभी मत पूछना। उसका रीजन ये है कि जब सबके सामने नेक्स्ट वीक में क्लास में आप पूछोगे तो सेम एमसीक्यू अगर दूसरे बच्चों को भी डाउट है तो सब कुछ एक साथ सॉल्व हो जाएगा, और दूसरे बच्चों को भी कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आप मुझे पर्सनली पूछते हो तो उसमें सिर्फ आपको ही सॉल्यूशन मिलेगा, बाकी दूसरे बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इस तरीके का भी एमसीक्यू हो सकता है या इस तरीके का डाउट भी हो सकता है। सो नेक्स्ट वीक जब हम लोग मिलेंगे तभी सारे डाउट्स पूछना, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ योर डाउट्स so that when I cover doubts तो आपका कोई डाउट रह ना जाए। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। So see you next week and all the best for the preparation. Bye everyone.